हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 4 नन्हा फनकार। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना और सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं नन्हा फनकार। तो आज हम लोग वर्कबुक बना रहे हैं। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। केशव कितने साल का था? कितने साल का? 5, 15, 7 या 10? तो केशव 10 साल का था, 10 में टिक लगाएंगे। अकबर के गले में कैसी माला थी? बड़े बड़े मोतियों वाली या हीरे की, सोने की या फिर तुलसी की? तो कैसी माला थी? बड़े बड़े मोतियों वाली माला थी, इसमें टिक लगाएंगे। केशव को बादशाह अकबर के लिए किस चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ी? पगड़ी की, छेनी हथौड़े की, पत्थर की या पान की? तो छेनी हथौड़े की। अकबर को केशव में क्या बनने की प्रतिभा नजर आई? क्या बनने की? बादशाह, व्यापारी, फनकार या मंत्री? तो क्या बनने की? फनकार बनने की। केशव अपने पिता को क्या कहकर संबोधित करता था? अब्बा, पिताजी, बाबा या बाबूजी? तो बाबा कह के। ठीक है, इसमें हम टिक लगाएंगे। इसके बाद है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। केशव के जन्म के बाद उसके माता पिता आगरा आकर बस गए। ठीक है, केशव के जन्म के बाद उसके माता पिता आगरा आकर बस गए थे। गलत। बादशाह की जरा सी चूक पर केशव की त्योरियां चढ़ जाती थी। सही। ठीक है, उसके बाद है अकबर सिकरी में एक कारखाना स्थापित करना चाहते थे। सही। बादशाह ने केशव से दोबारा मिलने की बात नहीं स्वीकारी थी। गलत। अकबर ने अपनी एक संतान का नाम फकीर ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। सही। ठीक है, इस तरह से बनाना है। उसके बाद है बॉक्स में दिए गए उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो बॉक्स में दिया गया है, इसमें आपको उचित शब्द निकालना है और रिक्त स्थान को भरना है। बालक अधबनी अधूरी घंटी पर नक्काशी कर रहा था। बदहवासी में केशव के हाथ से छूटकर छेनी नीचे गिर गई। बादशाह दोस्ताना अंदाज में केशव के पास जमीन पर बैठ गए। केशव पत्थर पर बने नमूने को तराशने के साथ साथ अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ भी रहा था। बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती से मिलने के लिए सिकरी गए थे। ठीक है, तो इस तरह से बना लेना है। इसके बाद है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश को पढ़ना है और जो पूछा गया है प्रश्न उसका उत्तर लिखना है। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है। बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3-3 संतानें होंगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या है कि किस सुंदर शहर के रहते सिकरी में नया शहर बनवाया जा रहा था? तो आगरा। अकबर हर समय किस कारण परेशान रहते थे? कोई संतान नहीं होने के कारण। सिकरी जाकर अकबर ने किससे मुलाकात की? तो ख्वाजा सलीम चिश्ती से। ख्वाजा सलीम चिश्ती ने अकबर को क्या बताया? उन्हें यह बताया कि उनके एक नहीं 3-3 संतानें होंगी। ठीक है, इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। केशव द्वारा किए गए नक्काशी के कार्यों में सर्वाधिक कठिन कार्य क्या था? तो क्या था? तो नक्काशी के कार्यों में घंटी को बनाना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है,
केशव मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? तो केशव मूल रूप से गुजरात का रहने वाला था, क्योंकि वहीं पे वो रहता था। बाद में उसके माता पिता जो है आगरा आके बस गए, लेकिन वो जो मूल निवासी था वो गुजरात का ही था। ठीक है। बादशाह अकबर ने सिर पर क्या धारण कर रखा था? तो गहरे लाल रंग की पगड़ी पहन रखी थी उन्होंने। लघु उत्तरीय प्रश्न। केशव अपनी आंखें कब किस कारण से सिकोड़ लेता था? तो पत्थरों की किरचें छितराने के कारण केशव अपनी आंखें सिकोड़ लेता था। केशव किसके कदमों की आहट से अनजान था और क्यों? तो बादशाह के, क्योंकि चारों ओर छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ की आवाज़ हो रही थी। पहरेदार के जाने के बाद केशव किस दुविधा में था? तो केशव सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और काम शुरू करना चाहिए या नहीं। तो वो यही सोच रहा था। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। केशव कौन था? उसने अपने बारे में क्या भविष्यवाणी कर रखी थी? तो केशव 10 साल का एक नन्हा फनकार था और उसने अपने बारे में बताया था कि वो बड़े होकर अपने पिता की तरह एक अच्छा नक्काशीकार बनेगा। नक्काशीकार यानी कि जो बहुत ही अच्छा नक्काशी करता है उसे कहते हैं। ठीक है। पहरेदार की कौन सी दखल अंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई और क्यों? तो कौन सी नहीं पसंद आई थी? तो पहरेदार का यह बताना कि वो बादशाह अकबर हैं, और इसलिए क्योंकि केशव कातर नज़रों से अकबर को देख रहा था। ठीक है। तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आई थी। ठीक है। इसके बाद है केशव ने अकबर की गलती को किस प्रकार पकड़ा? बादशाह से चूक हो जाने पर केशव की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो कटाव ज़्यादा गहरा होने के कारण केशव ने गलती पकड़ी। ठीक है। जो अकबर हैं, बादशाह अकबर, तो वो कुछ छेनी हथौड़ी से कुछ काम कर रहे थे, कारीगरी। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा थोड़ा सा कटाव गहरा हो गया, तो इस कारण केशव ने उनकी गलती पकड़ ली। बादशाह से चूक होने पर केशव उन्हें काम करके बताता था और सिखाता भी था। तो केशव खुद अपने से वो उन्हें बताता था। ठीक है। इसके बाद है भाषा आधारित प्रश्न। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं तथा विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर शहर में सुंदर शब्द विशेषण, जबकि शहर विशेष्य है। ठीक है। तो निम्नलिखित शब्द समूह में से विशेषण विशेष्य छांटकर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि है शब्द समूह, विशेषण और विशेष्य। तो लाल पत्थर है, तो ये शब्द समूह एक साथ यहाँ लिखा गया है, लाल पत्थर। अब इसमें से आपको विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखना है। तो देखिए, इसमें लाल विशेषण हो गया और पत्थर विशेष्य हो गया। गहरा कटाव में गहरा विशेषण, कटाव विशेष्य। अधूरी घंटी में अधूरी विशेषण और घंटी विशेष्य। सीधी लकीर में सीधी विशेषण और विशेष्य क्या हो गया, लकीर। बारीक जालिया में बारीक विशेषण हो गया और जालिया विशेष्य। पुश्तैनी गांव में पुश्तैनी विशेषण और गांव विशेष्य। लाडला बेटा में लाडला विशेषण हो गया और बेटा विशेष्य। 10 साल में तो 10 विशेषण और साल विशेष्य। तो इसी तरह आपको अलग अलग करके लिखना है। नीचे दिए गए प्रत्येक मुहावरे का अर्थ लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो नीचे मुहावरा दिया गया है ये सब मुहावरा है, इसका आपको अर्थ लिखना है और उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे है कि धाक जमाना, बोलते हैं ना कि वो बहुत ही ज़्यादा धाक जमाता है। ठीक है। वो छोटे के ऊपर धाक जमाता है। तो बहुत सारा इसका आप बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, प्रभाव जमाना। ठीक है। धाक जमाना यानी कि अपना प्रभाव जमाना। तो राजा प्रजा पर धाक जमाता है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बड़े छोटे पर धाक जमाते हैं। ठीक है। या बड़ा भाई छोटी बहन पे धाक जमाता है। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। धूम मचना, धूम मचना का क्या होता है, प्रचार होना, कि बहुत धूम मच रही है, बाजार में काफ़ी धूम मची हुई है। ठीक है। माथा ठनकना यानी कि संदेह होना, किसी बात का संदेह होना। तो यह बात सुनकर उसका माथा ठनक गया। ठीक है। या फिर आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं। ठीक है। त्योरियाँ चढ़ना,
त्योरियाँ चढ़ाना यानी कि गुस्सा होना। तो मीना की गलती पर उसके पापा की त्योरियाँ चढ़ गई, यानी कि उसके पापा गुस्सा हो गए। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। पाठ के आसपास चित्र के आधार पर बादशाह अकबर और नन्हे फनकार केशव के बीच हुए कारखाने से संबंधित संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो देखिए चित्र के आधार पर, तो चित्र में किस तरह से बादशाह अकबर और नन्हे फनकार जो है ना, इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। तो कुछ कारखानों के संबंध में तो क्या बातें हो रही है, तो इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।